हेलो बच्चों, वीडियो नंबर 2 चैप्टर 2 हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स कंटिन्यू करते हैं। आई होप पहली वीडियो आप लोग देख चुके हैं और जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो नोट डाउन कर चुके हैं। देखो, मैं वीडियोस थोड़ा इस हिसाब से बना रहा हूं आपके लिए कि अब हमारा 1 महीना रह गया है, आप जो भी देख रहे हैं वो आपको साथ साथ याद हो जाए। अगर आपने ऑलरेडी ये चैप्टर्स पढ़े भी हुए हैं तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो की स्पीड अप कर लीजिए। वीडियो को 1.25, 1.5 या 2x पे आप सुनिए, जिससे कि आपका चैप्टर फटाफट रिवाइज हो जाए। चलो, अब हम देखेंगे कि जो हमारे एसिड्स हैं और बेसिस हैं, ये केमिकल रिएक्शन किस तरीके से करते हैं। ये केमिकल रिएक्शन किस तरीके से करते हैं। और अब देखो, जब भी हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना, अब तो चैप्टर 2, 3 और 4 हमारे 3 चैप्टर बच गए, या मान लो आप आगे 11, 12 में साइंस लेते हो, किसी भी चीज की केमिकल रिएक्शंस को हम क्या नाम देंगे? उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या नाम देंगे? उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज में होता है कि कोई चीज कितनी स्ट्रांग है, कितना उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, कितना फोर्स वो झेल सकती है, उसकी शेप क्या है। केमिकल प्रॉपर्टीज में देखेंगे कि वो अलग अलग चीजों के साथ कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स पहले हम समझते हैं। चलिए, सबसे पहली मेटल, या ऐसे ले लो, सबसे पहले हमने एसिड को लिया और मेटल के साथ रिएक्ट करा दिया, तो इसमें क्या रिएक्शन होगी हमारी? एसिड हम ले लेते हैं, कोई भी HCl एसिड हमने ले लिया मान लो। मेटल आप इसमें रिएक्ट करा दो सोडियम Na, तो क्या बन जाएगा यहां से? NaCl प्लस H2, यानी कि मेटल सॉल्ट बन जाएगी और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। कोई भी एसिड कोई भी मेटल लोगे तो इसी तरह की रिएक्शन होगी, जैसे कि H2SO4 प्लस Mg, तो क्या हो जाएगा यहां पे हमारा? MgSO4 प्लस H2। ये बात समझ में आई? सिंपल। एक इसमें देखो एक्सेप्शन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सेप्शन है यहां पे। अगर आप एसिड HNO3 लेते हो, अगर आप एसिड कौन सा लेते हो? HNO3, तो ये बड़ा ना इंटरेस्टिंग एसिड है। ये क्या करता है कि जब भी इसके साथ कोई मेटल रिएक्ट करता है, मान लो पोटेशियम रिएक्ट किया, होना क्या चाहिए था? एक मेटल सॉल्ट बनता KNO3 और हाइड्रोजन गैस निकलती अलग से। लेकिन जो HNO3 होता है ना, ये एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है? बहुत अच्छा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी ये दूसरों को फ्री में ऑक्सीजन बांटता फिरता है। कह रहा है तुम भी ऑक्सीजन ले लो, तुम भी ऑक्सीजन ले लो, सबको ऑक्सीजन देता है जा जाके। तो यहां पे भी जब ये रिएक्शन होगी ना, तो ये H2 को कहेगा कि भाई तुम ऑक्सीजन रख लो, और ये H2O बन जाएगा। ये एक्चुअली क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। ये बात समझ में आई? अगर आप किसी भी मेटल के साथ एसिड को रिएक्ट करा रहे हो तो क्या बनेगा? एक सॉल्ट और साथ में हाइड्रोजन गैस। लेकिन अगर वो एसिड HNO3 है तो वहां पे H2O बन जाएगा, ना कि H2। इतनी बात समझ में आई? सर ये एक्सेप्शन क्यों है? अब है तो है, और मजे की बात बताएं कि एक्सेप्शन के अंदर भी एक्सेप्शन है। इसके अंदर एक और एक्सेप्शन है कि अगर आप HNO3 को किसी मेटल से रिएक्ट कराओ तो ऐसा हो रहा है, लेकिन अगर आप मैग्नीशियम या मैंगनीज, ये 2 मेटल हैं, इनके साथ अगर रिएक्ट कराओगे ना तो ऐसा नहीं होगा। वो फिर सिंपली रिएक्ट कर जाएंगे। यानी देखो, MgNO3 होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस, या फिर MnNO3 होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस। तो 10वीं में आपको सिर्फ ये लर्न करना है, इसके लॉजिक वगैरह में आपको ज्यादा देखो नहीं पढ़ना है, वो हमारे क्लास 11, 12 में आते हैं कि जब कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है, भले ही वो एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड हो, भले ही वो वीक एसिड हो। और अगर वो एसिड HNO3 है तो वहां पे H2O निकलेगा, पानी निकलेगा। लेकिन अगर Mg या Mn है तो H2 ही निकलेगा, फिर वो एक्सेप्शन
कट जाती है, एक एक्सेप्शन से दूसरे एक्सेप्शन कट जाती है, वो H2 ही बनता है। एक मैं वीक एसिड का एग्जांपल और लिख देता हूं जिससे कि आपको कंफर्म हो जाए। CH3COOH क्या नाम होता है इसका? एसिटिक एसिड। इसका नाम होता है एसिटिक एसिड। शाबाश। एक और नाम हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा हो, इथेनोइक एसिड। यस, ये भी इसी का नाम है। एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड दोनों इसी के नाम है। इसको हम किसी मेटल से रिएक्ट कराएंगे तो देखो क्या होगा, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा और बाकी पूरा CH3COO Na को चिपका लेगा। तो ये क्या बन गया? CH3COO Na प्लस H2। ये अच्छा खासा लंबा चौड़ा कंपाउंड हमारा बन गया। ठीक है, इसका नाम क्या होता है? सोडियम इथेनोएट। इथेनोएट। चलिए, ये बात समझ में आ गई। तो ये है हमारी पहली केमिकल प्रॉपर्टी, एसिड प्लस मेटल। मिटा दें। चल, दूसरी हम लेंगे एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड। एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे, ज्यादा नहीं। तो अब यहां क्या होगा? सॉल्ट तो उसी तरह बनेगी। अब क्या बन रहा था साथ में? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस बन रही थी, लेकिन अब यहां ऑक्साइड आ गया, तो अब वो हर केस में पानी ही बनेगा। अब वो हर केस में पानी ही बनेगा, चाहे HNO3 है चाहे HNO3 नहीं है। जैसे एसिड आपने ले लिया, मान लो H2SO4, मेटल ऑक्साइड आपने ले लिया Na2O, क्या बनेगा? Na2SO4 प्लस H2O। मान लो आपने ले लिया HCl प्लस Na2O ही ले लो, चलो और क्लियर हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? NaCl और साथ में H2O। अगर HNO3 ले लोगे तो भी सेम चीज, NaNO3 प्लस H2O। ये बात समझ में आ गई। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्शन सिर्फ पहली वाले में थी। ये हमारी दूसरी है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। क्लियर हो गई बात? बहुत बढ़िया, मिटा दें। अब तीसरी हमारी आती है। तीसरी भी हमारी मेटल से ही रिलेटेड है। देखो बहुत इजी हो जाता है इसकी वजह से हमें। थर्ड है हमारी एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट। और इसी कैटेगरी के अंदर हम दो रिएक्शंस पढ़ लेंगे, एसिड प्लस मेटल बाइकार्बोनेट। अब ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट क्या होता है, अगर आपको नहीं याद तो मैं एक बार बता देता हूं। देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट ना आयन्स होते हैं, याद रखने बहुत जरूरी है। जैसे ये होता है हमारा सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, ये होता है कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, ये होता है फॉस्फेट PO4 3 नेगेटिव, ये होता है हमारा अमोनियम NH4 पॉजिटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट आयन्स हैं। ये होता है हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव। बाइकार्बोनेट का मतलब क्या है? इनके आगे आप एक H लगा दो। जैसे अगर मान लो मैंने बना दिया HSO4 नेगेटिव, तो ये हो गया बाइसल्फेट। अगर मैंने बना दिया HCO3 नेगेटिव, ये हो गया बाइकार्बोनेट। और फॉस्फेट में हम जनरली ऐसा नहीं बोलते हैं, हम मैक्सिमम केसेस में सिर्फ बाइकार्बोनेट ही देखते हैं। तो आपके लिए इतना बहुत है। बात समझ में आ गई? चलो शाबाश। इसको बाइकार्बोनेट भी बोल देते हैं और इसका दूसरा नाम एक होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट। दोनों नाम से ये जाना जाता है, कोई फर्क नहीं है, एग्जैक्टली सेम बात है, हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। क्लियर हो गई बात? चलो, इस केस में क्या रिएक्शन होगी? इस केस में क्या रिएक्शन होगी? देखो अब सॉल्ट हमेशा की तरह बनेगा, H2O पिछली बार बन गया था, इस बार भी बनेगा, और एक नया कंपाउंड और आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो नाम में ही है कार्बो कार्बो, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो आना तय ही था। एग्जाम्पल करते हैं, कोई मेटल कार्बोनेट की बात अगर हम करें, मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट, है ना, NaHCO3 है Na2CO3। आई होप आपको फॉर्मूलाज बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इनको एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, HNO3
और CH3COOH, दो अलग अलग एसिड ले लिए मैंने। देखो दोनों में क्या होगा, पहले यहां पे सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट क्या बनेगा, यहां से लोगे मेटल, यहां से लोगे ये नेगेटिव आयन, NaNO3 सॉल्ट, प्लस ये यहां से H निकलेगा और ये CO3 निकलेगा, तो H2O बनेगा और CO2 बनेगा। बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है ये, बैलेंस आपको करना पड़ेगा। इस वाली में भी अगर बात करें तो बहुत सिमिलरली, यहां से Na, यहां से CH3COO, तो प्रोडक्ट क्या बना, CH3COONA। इसका नाम क्या है बताओ, अभी थोड़ी देर पहले किया था हमने, इसका नाम है सोडियम इथेनोएट, और साथ में हमारा क्या बनेगा, H2O प्लस CO2। समझ में आ गई बात। तो ये छोटी सी 3 हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज थी एसिड्स की, सिंपल। क्लियर हो गई बात, मिटा दें। चलो देखो, अगर ये आपको आता भी है ना, तो आप कोशिश कीजिए कि जब आप वीडियो देख रहे हैं तो साथ साथ इसको लिखते रहें, रफ में ही लिख लो, स्क्रिबलिंग कर लो, लेकिन लिखते रहो। उससे क्या होता है, रिवाइज हो जाता है। कई बार हमें लगता है हमें चीजें आती हैं, लेकिन जब लिखते हैं ना तो लगता है कि अरे हाँ, ये NaHCO3 है, Na2CO3 है, इसमें तो मुझे डाउट है। तो ये चीजें लिख के क्लियर होती हैं, केमिस्ट्री की बारीक बारीक चीजें। ठीक है, चलो अब है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बेसिस में बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज आती हैं, ऐसा नहीं है, सिर्फ 2 हैं, सिर्फ 2 हैं, खत्म वीडियो। एक है मेटल प्लस बेस। मेटल प्लस बेस क्या होगा, बड़ी रहस्यमय रिएक्शन है, सेम होगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। मेटल प्लस एसिड क्या था, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। मेटल प्लस बेस क्या है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। इजी आपके बना, इजी बना दिया आपके लिए बहुत ही। चलो दूसरी है हमारी मेटल, नहीं दूसरी मेटल से नहीं होती, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अब यहां पे हम लेते हैं नॉन मेटल। बेचारे नॉन मेटल को भी थोड़ा सा ऐसा लगे इंक्लूड किया जा रहा है, उनको एक्सक्लूड नहीं करना। नॉन मेटल ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्ट किया जाएगा। इसमें क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। इसमें क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। बस इतनी सी रिएक्शन है। एग्जाम्पल लिख लोगे या लिख के दिखाएं, लिख के दिखा देते हैं। चलो, मेटल प्लस बेस, मान लो हमने लिया जिंक प्लस NaOH, तो यहां क्या बनेगा, अब यहां क्या बनेगा, ये देखो इंटरेस्टिंग केस हो गया बड़ा। यहां सॉल्ट कैसे बनाओगे, ये भी मेटल, ये भी मेटल। तो ये जो रिएक्शन है ना, इसमें सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल आपके सिलेबस में है, और वो 2 एग्जाम्पल आपको एज इट इज याद करने हैं। एक जब जिंक को NaOH से रिएक्ट कराओगे, और दूसरा जब एल्यूमिनियम को NaOH से रिएक्ट कराओगे। और ये ध्यान से देखने वाली बात है कि मैं क्या लिखने वाला हूं। यहां पे एक कंपाउंड बनेगा Na2ZnO2। Na2ZnO2 यानी 2 मेटल है एक ही कंपाउंड के अंदर। और इसमें क्या बनेगा, NaAlO2। NaAlO2, और साथ में इनमें पानी नहीं निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ये बात समझ में आई। बड़े ही विचित्र से कंपाउंड है, लेकिन आपको मैं ना एक ट्रिक बता देता हूं जिससे कि आपको ये कंपाउंड हमेशा याद रहेंगे क्या है। ये कोई एक्चुअली शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये लॉजिक है। देखो, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, -2। तो यहां पे 2 ऑक्सीजन है, तो टोटल वैलेंसी कितनी हो गई, -4 हो गई ऑक्सीजन की। सोडियम की कितनी होती है, +1, 2 है तो टोटल हो गई +2। और जिंक की होती है +2। तो इस टोटल कंपाउंड में जो वैलेंसीज का सम है वो 0 होना चाहिए। क्या वो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। देखो +2 +2 +4, और +4 और -4 0।
तो ये कंपाउंड हमारा सही है। तो आप याद रख सकते हो कि भाई जिंक ना एक ही रखना है, क्योंकि 1+2 और सोडियम 2 रखने हैं। तो हो गया Na2Zn1 या ZnO2। ये बात समझ में आई? शाबाश। अगर इसकी बात करें, इसकी कितनी ऑक्सीजन की -4, सोडियम की +1 और एल्यूमिनियम की +3। तो इसलिए एक सोडियम, एक एल्यूमिनियम और 2 ऑक्सीजन, NaAlO2। ये बात समझ में आ गई? तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। अगर जो मैंने बताया ये समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, ये नहीं समझ में आया तो सोचो मैंने कभी बताया ही नहीं था, क्योंकि देखो हर चीज का लॉजिक जानना जरूरी नहीं होता, कई बार छोटी मोटी बातें मान लिया करते हैं। तो ये हो गया Na2ZnO2 और ये हो गया NaAlO2। जिनको समझ में आ गया बहुत बढ़िया, जिनको नहीं समझ में आया और भी ज्यादा बढ़िया, आपको सिर्फ याद करना है। ठीक है। दूसरी है नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस बेस। नॉन मेटल ऑक्साइड क्या हो गया? कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, इनके ऑक्साइड CO2, SO2, NO2, इनको बेस से रिएक्ट कराया यानी NaOH। तीनों को NaOH से करा दें, चलो एक को KOH से भी करा देते हैं। क्या हो गया? क्या बनेगा? Na2CO3 प्लस H2O। ऐसे ही इसमें नीचे क्या बनेगा? Na2SO3 प्लस H2O और उससे नीचे KNO3 प्लस H2O। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये हमारी हो जाती है एसिड और बेस की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज। यहां तक आपको कोई भी डाउट? यहां तक आप लोगों को कोई भी डाउट आई होप नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो एक हम छोटा सा क्वेश्चन करते हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो ये मैंने सोचा था सेक्शन यहीं रखेंगे वीडियो का, लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। क्वेश्चन आता है कि जब बारिश आती है, चमक चमक छम छम, रेन वाटर, जब रेन वाटर गिरता है तो इसका पीएच क्या होता है? जब रेन वाटर गिरता है चक धूम धूम, तो इसका पीएच क्या होता है? तो सर पानी है, पीएच तो 7 होना चाहिए। नो, दिस इज नॉट करेक्ट। पानी का पीएच 7 होता है, लेकिन रेन वाटर का पीएच 7 नहीं होता है। वो स्पेशल पानी है, भगवान ने हमारे लिए भेजा है। देखो एक्चुअल रीजन क्या है, जब ये पानी बादलों से हम तक पहुंचता है ना, तो बीच में बहुत सारी गैसेस होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और भी बहुत सारी गैसेस होती हैं। तो होता क्या है, इनके साथ रिएक्शन हो जाती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये पानी के साथ मिलके कार्बोनिक एसिड बना लेती है। क्या बना लेती है? कार्बोनिक एसिड। तो अगर मान लो हवा में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रखा हो, हवा में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रखा हो और एकदम से बारिश हो जाए, तो क्या होगा? वो सारी गैसेस पानी में मिलके नीचे आएंगी, यानी पानी में क्या होगा? बहुत सारा एसिड। पानी में बहुत सारा क्या होगा? एसिड। और ये जो हमारी रेन है, ये कैसी बन जाएगी? एसिड रेन। ये कैसी बन जाएगी? एसिड रेन। यस, इसीलिए आपको घर वाले भी कहते होंगे कि कभी भी पहली बरसात में नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि पहली बरसात में क्या होता है, जब मौसम आता है बारिशों का, तो जब बादलों में से पानी गिरता है तो पहले सारा आसमान का ना वो एसिड निकाल देता है। जितनी भी ये गैसेस होती हैं वो एसिड की फॉर्म में नीचे आ जाती हैं, और वो वाला पानी, वो एसिडिक वाटर, एसिड रेन का वाटर अगर आपकी स्किन पे लगेगा, आपको एकदम से पता नहीं चलेगा, लेकिन आपकी स्किन पे छोटे छोटे बर्न्स हो जाएंगे, इरिटेशन होगी बाद में। ठीक है ना? तो उसका जो पीएच होता है वो भी 7 नहीं होता, 7 से कम होता है, कुछ 6 के आसपास होता है उसका पीएच। ठीक है ना? हाँ, उसके बाद जब मान लो अगले दिन दोबारा बारिश आई, तो क्या हुआ? आसमान काफी हद तक क्लियर हो गया, काफी हद तक आसमान क्लियर हो जाता है, इतनी गैसेस नहीं बचती, तो तब आप उस बारिश के मजे उठा सकते हैं।
ठीक है, चल। तो अब इस पे एक और सवाल जो बनता है, एक तो ये हो गया एसिड रेन क्या होता है, एक दूसरा सवाल आता है, कि हाउ डज अ लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सवाल काफी बड़ा एक मिक्सचर हो जाता है कई सारी चीजों का। देखो, हमने फिजिक्स की अगर बात करें, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में देखा है कि अगर कोई कंडक्टर है तो उसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कंडक्टर है भाई, तो इसमें क्या होगा, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो जो है इधर से उधर भाग रहे होते हैं, उनकी वजह से हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो है वो होता है। लेकिन अगर मैं किसी लिक्विड की बात करूं ना, तो लिक्विड में इलेक्ट्रॉन नहीं होते, लिक्विड में इलेक्ट्रॉन नहीं हम कंसिडर करते। लिक्विड में होते हैं आयंस, जैसे Na+, Cl-, H+, OH-। और इन आयंस की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। अगर लिक्विड में ये आयंस नहीं होंगे तो लिक्विड में कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। ये बात समझ में आई? दोबारा रिपीट करते हैं। अगर एक लिक्विड है, मान लो भाई तुम्हारे पास ये एक बर्तन है बहुत बड़ा, और इसमें तुमने क्या डाला, कोई लिक्विड डाल दिया, मान लो हमने रूअफ़ज़ा डाल दिया, या हमने जो है कोक डाल दी, कोल्ड ड्रिंक डाल दी, ठीक है। तो अब अगर इस बर्तन में आयंस प्रेजेंट हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। अगर इसमें आयंस नहीं है तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। समझ में आ गई बात? तो अगर मान लो ध्यान से देखना, अब मैंने ये एक अपैरेटस बनाया, इसमें क्या किया, एक वायर का एंड यहां डाल दिया, एक वायर का एंड यहां डाल दिया, और इनको पीछे मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इन्हें कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और यहां पे मैंने स्विच लगा के स्विच को ऑन कर दिया। तो क्या अब इसमें करंट फ्लो होगा? देखो बीच में गैप है, करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन मैंने अब यहां पे एक लिक्विड डाल दिया, तो क्या अब करंट कंडक्ट होगा? डिपेंड करता है कौन सा लिक्विड है, डिपेंड करता है उस लिक्विड में आयन है कि नहीं। अगर आयन होंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, आयन नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। हमारे जितने भी एसिड हैं, जितने भी बेस हैं और जितने भी सॉल्ट हैं, जब आप इन्हें पानी के अंदर डालते हो तो ये आयन में टूट जाते हैं। जितने भी एसिड, जितने भी बेस, जितने भी सॉल्ट, जब इन्हें पानी में डालते हैं तो ये आयन में टूट जाते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ये बात समझ में आई? बिल्कुल आई। अगर मैं अल्कोहल की बात करूं, ये एक एग्जांपल की जो हमने किया था अल्कोहल, तो क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये आयंस में नहीं टूटता, और ये आयंस में नहीं टूटा तो इसके अंदर कोई आयंस ही नहीं है, और आयंस ही नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी ही नहीं। चलो इतनी बात तो समझ में आ गई। अगर मान लो मैंने रेन वाटर डाल दिया तो क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी? होगी, बिल्कुल होगी, उसके अंदर एसिड होता है। अच्छा, मान लो मैंने हमारे जो घरों में पानी आता है वो डाल दिया, तो क्या हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी? टैप वाटर से क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी? बिल्कुल होगी। टैप वाटर के अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएंगे। लेकिन अगर मैं प्योर वाटर डाल दूं, अगर हमने कैसा वाटर डाला, प्योर वाटर, माने जो कैंट आरओ में आता है वो वाला नहीं, वो टैप वाटर में आ गया। प्योर वाटर होता है जो लेबोरेटरी में पाया जाता है, जिसके अंदर हम डिस्टिल्ड वाटर भी उसको नाम बोलते हैं, जिसके अंदर हमें ये कंफर्म होता है कि कोई भी इम्प्योरिटी, कोई भी
इम्प्योरिटी, जैसे कि कोई एसिड, कोई बेस या कोई सॉल्ट, ABS, एब्स, कोई भी एसिड, बेस या सॉल्ट नहीं मिलाया जाता, कोई इम्प्योरिटी, कोई एब नहीं होते उसमें। तो डिस्टिल्ड वाटर में कोई एब्स नहीं है, तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? नहीं करेगा। पानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, पानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। आप पानी के अंदर एब्स में जा दो, आप पानी के अंदर एब्स में जा दो तो बिल्कुल करेगा, तो बिल्कुल करेगा, लेकिन पानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। तो क्वेश्चन आप लोगों का पेपर में आएगा कि व्हाई डज टैप वाटर या रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हाइल डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट। तो सीधा सीधा आंसर क्या है कि डिस्टिल्ड वाटर में कोई आयंस नहीं होते, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। रेन वाटर में या टैप वाटर में हमारे एब्स होते हैं, इंप्योरिटी होती है, इसलिए वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। अच्छा, एक लास्ट सवाल, एक लास्ट सवाल, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल। मानियो मैंने एब्स में से कोई एक चीज ले ली, मानियो मैंने कोई एसिड ले लिया HCl, और सिर्फ HCl इसके अंदर डाल दिया, क्या अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी? हाँ सर, एब्स में से आपने A लिया और डाल दिया, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। लेकिन मैं कह रहा हूं मैंने प्योर HCl डाला, तो पता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब किसी चीज को पानी में डालते हैं ना, एक्वस स्टेट में डालते हैं, तभी वो आयंस में टूटता है, उसके बिना तो वो आयंस में टूटता ही नहीं। अगर HCl को मैं प्योर की बात करूं तो वो पानी में नहीं टूटता, वो ऐसा ही रहता है। हाँ, पानी में डाल दोगे तो आयंस में टूट जाएगा, तो तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। लेकिन प्योर स्टेट में HCl भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। और HCl तो पता है प्योर स्टेट में एक्चुअली गैस होता है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है, HCl प्योर स्टेट में गैस होता है, वो तो जब पानी में मिला देते हैं तो वो एक्वस बना लेता है, और तब वो आयंस बनाता है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो इस पे सवाल पता कैसे आएगा कि अगर ड्राई HCl गैस को आपने लिटमस पेपर पे डाला, लिटमस पेपर ये कहां से आ गया, पिछली वीडियो में था। अगर ड्राई HCl को लिटमस पेपर पे डाला तो क्या होगा? हमने बात की थी कि लिटमस पेपर को HCl जो है वो रेड कलर का कर देता है, एसिड की प्रेजेंस दिखा देता है। भाई अगर एसिड होता है तो होता है खतरा, रेड, और अगर बेस होता है तो वो कहता है भाई बी से बेस, बी से ब्लू, बी से बेस, बी से ब्लू। तो लिटमस पेपर पे जब एसिड डाला तो हो जाएगा रेड, लेकिन ड्राई HCl गैस डाली तो क्या होगा? तो कुछ भी नहीं होगा। वाह भाई वाह, तो कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोई आयंस ही नहीं बने। अगर कोई आयंस ही नहीं बने तो कोई इफेक्ट शो ही नहीं होगा। हाँ, आपने लिटमस पेपर को थोड़ा मॉइस्ट कर दिया, अगर मान लो आप लिटमस पेपर को थोड़ा मॉइस्ट कर दो, थोड़ा उसको गीला कर दो, तो बिल्कुल होगा, तो लिटमस पेपर रेड हो जाएगा। या इसके अंदर आप थोड़ा सा H2O डाल दो तो भी बिल्कुल वो रेड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ड्राई HCl गैस और ड्राई लिटमस पेपर शो नो इफेक्ट। समझ में आ गई बात? चलो अब ये वीडियो में मिलते हैं, 2 वीडियो और हमारा चैप्टर फिनिश।